हाँ जी। गुड आफ्टरनून। सॉरी, कल मेरी क्लास भी नहीं लगी। मैं शायद आपको कम्युनिकेट भी नहीं हुआ था, एक्चुअली कुछ मेडिकल अर्जेंसी थी। सो मैं दो क्लास लेकर ही निकल गया था। आज भी बस आपकी क्लास के बाद मुझे वापस निकलना है। सो रियली सॉरी फॉर देट। शायद आपको कम्युनिकेट नहीं हुआ था और आप कब बीच में गैप रह गया, कोई नहीं आया शायद क्लास में, या कुछ एडजस्टमेंट भी नहीं हुआ। चलिए, सो इट्स वर इंटेंशनल, मुझे पता नहीं था कि आपको कम्युनिकेट नहीं हुआ है। सो स्टार्टिंग फॉर द डे, आज का एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन करते हैं। मैंने शायद आपको लास्ट लेक्चर में समझाने की कोशिश की कि एग्जैक्टली ये पूरा जो लॉ है, ये लॉ क्या है, किन के लिए है, रेगुलेटर कौन है और किस लेवल पर काम कर रहे हैं। और देर आर एक्चुअली थ्री नेम्स विच वी नीड टू रिमेंबर। वन इज एमसीए, दैट इज द टॉप मोस्ट रेगुलेटर ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड कंपनीज इन इंडिया। सेकंड इज आरडी, जो रीजनल लेवल पर है, रीजनल डायरेक्टर्स, और फिर उनके अंडर में है हर स्टेट में अलग अलग आरओसीज। इवन ऐसी कुछ एक ऐसी स्टेट भी है जहां पर आरओसी एक से ज्यादा है। जनरली दिस इज द रूल कि आरओसी हर स्टेट में एक होगा, बट देर आर सम एग्जांपल्स जहां एक से ज्यादा आरओसीज एंड बेस्ट एग्जांपल इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दो आरओसीज हैं, एक पुणे आरओसी और एक मुंबई आरओसी। सो उसका ऑब्वियस रीजन है कि जहां काम ज्यादा होंगे और जहां लगता है कि एक आरओसी विल नॉट सफिशिएंट कि उनको रेगुलेट कर पाए, तो फिर वहां एक से ज्यादा आरओसीज बनाए हुए हैं। और ऑब्वियसली आप जानते हो कि कॉरपोरेट कल्चर में सबसे बड़ा जो गढ़ है दैट इज महाराष्ट्र, और ऑब्वियसली मुंबई एंड पुणे। सो महाराष्ट्र का कुछ पार्ट मुंबई आरओसी के पास है और कुछ पार्ट पुणे आरओसी के पास है। नाउ एक बहुत काम का डिस्कशन करते हैं आज, जो आपकी बहुत सारी चीजें, आपके दिमाग की चीजें खोलेगा अबाउट दिस कंपनीज एक्ट एंड ओवरऑल थिंग्स। सो आपको एक बात बताता हूँ पहले तो मैं एमसीए पर लेकर चलता हूँ आपको। दिस इज द पोर्टल mca.gov.in। ये पोर्टल है, सारा कुछ यहीं होगा। आपने अब तक कोई फॉर्म अगर फाइल भी किए हो कंपनी लॉ में, फाउंडेशन में भी अगर किसी फॉर्म का नाम पड़ा है कि ये करना है तो ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, कोई एक दो नाम बता सकते हो? स्पाइस प्लस, इनकॉर्पोरेशन के लिए एक फॉर्म यूज होता है, स्पाइस प्लस फॉर्म भी यहीं फाइल होगा, इसी एमसीए के पोर्टल पर। सो mca.gov.in यही पोर्टल है जो हमारी सारी फाइलिंग के लिए यूज होता है। इस एमसीए वाले पोर्टल पर आपको ना एक चीज अवेलेबल होती है, दैट इज हर कंपनी का एक मास्टर डेटा होता है। जब भी एक कंपनी बनती है तो उसका एक मास्टर डेटा क्रिएट होता है एमसीए के पोर्टल पर। ये मास्टर डेटा क्या है? ये मास्टर डेटा है उस कंपनी की बेसिक ओवरऑल इंफॉर्मेशन, एक बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। सो मैं आपको आज एक मास्टर डेटा दिखाता हूं, तो देट उसके थ्रू आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिलेंगी अबाउट कंपनीज एंड कंपनीज एक्ट। तो अब आपको नेक्स्ट डाउट आएगा कि सर ऐसे किसी भी कंपनी की इंफॉर्मेशन यहां से मिल सकती है? सो द आंसर इज यस। आई होप आपको एक नाम, एक चीज पता होगी, ट्रांसपेरेंसी। देखो समझना, मैं वापस आपको कह रहा हूं, आपका टारगेट रखना, कंपनी लॉ तो ऑब्वियस हम पढ़ेंगे ही, जो सिलेबस में वो तो पढ़ा ही दूंगा, पर अपना टारगेट रखना कि आप समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो। चीजें आपको अपार्ट फ्रॉम द रट्टाफिकेशन ऑफ द लॉ, चीजें आपको समझ में आए। देखो एक बात समझना, द मेन फंडामेंटल इज ट्रांसपेरेंसी। आपने कई बार सुना होगा कि सबसे ज्यादा कंप्लायंस किसको एप्लीकेबल होते हैं इंडिया में? कंपनीज को। और बहुत चीजें उन्हें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं, और डिस्क्लोजर का इंपैक्ट क्या होता है कि चीजें क्या हो जाती हैं? ट्रांसपेरेंट। सो अल्टीमेटली हमें ट्रांसपेरेंसी स्टेब्लिश करनी है। तो क्वेश्चन है, क्या मैं किसी भी कंपनी के इंफॉर्मेशन मास्टर डेटा से कोई सी भी इंफॉर्मेशन निकल सकती है? तो नहीं। दो तरह की इंफॉर्मेशन है। एक इंफॉर्मेशन है जो मास्टर डेटा पे अवेलेबल है, और एक इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक डॉक्यूमेंट के नाम पर मिलेंगी। इस कंपनी की बैलेंस शीट देखनी हो आपको 2012 की, शेयर होल्डर कौन है उसकी लिस्ट देखनी हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना हो, इस कंपनी ने 10 सालों में आरओसी को कितने फॉर्म फाइल किए, क्या क्या किया, कितनी बार मेमोरेंडम बदला, कितनी बार आर्टिकल बदला, ये देखना है। अच्छा यार, आपको एक मजेदार चीज बता, देखो आपको अच्छा लगेगा आप सुन के। आपने ही तो कहा था फाउंडेशन में, एक डॉक्ट्राइन पढ़ा था आपने, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, उसमें आपने ही तो कहा था कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। So anyone and everyone who is dealing with the company, we will deem that you have every information about the memorandum and article। याद आ रहा है? कुछ ऐसा पढ़ा था आपने। तो कैसे बोल सकते हो आप मेमोरेंडम और आर्टिकल को पब्लिक डॉक्यूमेंट?
पढ़ा था तूने, नहीं पढ़ा होगा, छूट गया होगा तेरी क्लास उस दिन। पढ़ा है। सो बहुत सारे डॉक्ट्राइन पढ़े होंगे आपने, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट। सो सुनना, अब आपने उस दिन कैसे मान लिया ऐसा कि मेमोरेंडम और आर्टिकल पब्लिक डॉक्यूमेंट है? कैसे मान लूं? बोले सर हमको बोला, हमने मान लिया। बस यही नहीं करना है अब आपको, यही बोल रहा हूं बस मैं। और इसीलिए लॉ बोरिंग हो जाता है, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा कोई भी चीज लिखने के लॉजिक्स क्या है। क्यों पब्लिक डॉक्यूमेंट है आज बताता हूं। आप एमसीए के पोर्टल पर जाकर एक टैब आता है व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट, वहां क्लिक करो। आपसे कंपनी का नाम पूछेंगे, वो लिखो। 100 रुपए का चालान पे करवाएंगे। और उस कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से आज तक कंपनी ने जितने भी फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं, सिंस द इनकॉर्पोरेशन आज तक जितने भी डॉक्यूमेंट और फॉर्म फाइल किए हैं, सारी आपको लिस्ट मिल जाएगी। क्लिक करो, डाउनलोड करो, ये रही आपके पास। दैट इज वाई हम इन्हें कहते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट। तब आपको डाउट आएगा, एमसीए के पोर्टल पर ये डॉक्यूमेंट आए कहां से? क्योंकि कंपनी ने फाइल किए। सर मतलब ये तो डेंजरस चीज है, हम जो भी डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे वो पब्लिकली व्यू करने के लिए अवेलेबल रहेगा। हाँ, बस ये तो बहुत गलत हो रहा है। नहीं हो रहा है, वापस से ऊपर वाला वर्ड दिमाग में लाओ। दिस इज हैपनिंग इन द नेम ऑफ ट्रांसपेरेंसी। सर ये ट्रांसपेरेंसी रखना पब्लिक के लिए तो अच्छा है, लेकिन किसके लिए बुरा हो रहा है? कंपनी के लिए, ऑनर्स के लिए। क्या बुरा है मुझे बताओ, चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या बुरा है कंपनी के लिए? बढ़िया बात। बोले सर फ्रॉड नहीं कर सकते, बस यही तो रुकवाना है, यही इंटेंशन है। और बुरा पता है क्या है? बोले सर ये बुरा लगता है कि हमारी बातें सबको पता चल जाएंगी, हम कितना कमा रहे हैं, फिर हमारे कॉम्पिटिटर निकल निकल कर आएंगे। हाँ सब कुछ पता लग सकता है, लेकिन एक बात बताओ, मैं आपको फिगर बता देता हूँ। रिलायंस वाला, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट बताता है कि वो करीब करीब एक क्वार्टर में 12,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12,000 करोड़। ये सबको पता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, अवेलेबल उनका पीएनएल सबको। कौन बन गया दूसरा अंबानी? आपको डर है ना मेरी बातें पता चल जाएंगी? पता है, बन जाए कोई दूसरा अंबानी, बन जाए कोई दूसरा अडानी। अरे ये बता रहे हैं कि कितना बिजनेस है और कितना कमा रहे हैं, ये कहां बता रहे हैं कि बिजनेस कैसे करना है। क्लाइंट का नाम दे रहे हैं क्या आपको पीएनएल में? लिस्ट दे रहे हैं क्या डेटर क्रेडिटर्स की? नहीं ना। तो इसलिए डाउट हटाओ। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द नेम ऑफ ट्रांसपेरेंसी। दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ मेकर्स। और इसीलिए एक लाइन समझ लो, आप चाहो तो लिख भी लेना। मैं लिखूंगा तो आपको ढंग से दिखेगा नहीं, इस क्लास में तो भी एक दो दिन ऐसे सरवाइव करना पड़ेगा। मैं बोलता हूं लाइन, आप पहले तो ट्राई करना कि आपको लाइन समझ में आई कि, फिर आप बोलोगे मैं लिखवा दूंगा। वंस यू सबमिट एनी डॉक्यूमेंट टू द आरओसी, किसको? वंस यू सबमिट एनी डॉक्यूमेंट टू द आरओसी इट बिकम्स पब्लिक डॉक्यूमेंट। आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट आरओसी को जमा कराते हो, वो क्या बन जाता है? कोई भी बंदा एक प्रिस्क्राइब्ड फीस पे करके, वो फीस आज कितनी है? 100 रुपए, आपके सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकता है। आप लिख लो, वंस यू सबमिट एनी डॉक्यूमेंट टू द आरओसी। वंस यू भी क्यों, वंस अ कंपनी सबमिट एनी डॉक्यूमेंट टू द आरओसी, वंस अ कंपनी सबमिट एनी डॉक्यूमेंट टू द आरओसी इट बिकम्स पब्लिक डॉक्यूमेंट। वंस अ कंपनी सबमिट एनी डॉक्यूमेंट टू द आरओसी इट बिकम्स पब्लिक डॉक्यूमेंट। कोई भी बंदा है 100 रुपए देकर आपकी पूरी इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर सकता है, निकाल सकता है। तो कुछ चीजें तो कहां से मिल जाएंगी कंपनी के? मास्टर डेटा से। और कुछ चीजों को जानने के लिए आपको पब्लिक डॉक्यूमेंट व्यू करके 100 रुपए पे करने पड़ेंगे, और मुझे लगता है ये भी नेग्लिजिबल है। तो देयर आर टू थिंग्स जहां से आप कंपनी की इंफॉर्मेशन जान सकते हो, और दोनों एमसीए के पोर्टल पर अवेलेबल है, mca.gov.in, दोनों एमसीए पोर्टल पर अवेलेबल। चलिए पढ़ते हैं। तो आपको मास्टर डेटा दिखा दूं मैं, कौन सी कंपनी का नहीं एप्लीकेबल। सेक्शन 8 कंपनी 100% है यार। सेक्शन 8 कंपनी हो, ओपीसी हो, पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, कोई भी हो, सब पर ये रूल एप्लीकेबल है। हाँ, कौन सी कंपनी का मास्टर डेटा देखना चाहते हो? ढूंढ लेते हैं मास्टर डेटा।
रिलायंस का सबसे बड़ी कंपनी देखोगे? पक्का? फिर परेशान मत होना जीरो गिनने में, गिन के बताना। चलिए, ये है मास्टर डेटा। मास्टर डेटा में देखना कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको फ्री में मिलेंगी हर कंपनी की। सबसे पहले कंपनी का क्या लिखा हुआ है? सिन। क्या ये नाम आप जानते हो? हर कंपनी का एक सेपरेट नंबर एमसीए देता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। इस नंबर को भी मैं डिकोड करवाता हूं आपको। ये नंबर एल से स्टार्ट होगा अगर कंपनी लिस्टेड है, और अगर ये नंबर का स्टार्टिंग वर्ड यू है, इट मींस कंपनी अनलिस्टेड है। आप नंबर से क्या क्या पता लगा सकते हो वो बताता हूं। इवन कभी आपके पास कंपनी का नाम अवेलेबल नहीं हो, केवल नंबर दिखे आपको, मैं बताता हूं आपको क्या क्या पता लग सकता है नंबर से। पहला, लिस्टेड है या अनलिस्टेड। दूसरा, 17,110 कुछ भी नहीं, उनका रैंडम नंबर है जो वो अपने सिस्टम के लिए देते हैं। नेक्स्ट वर्ड पर आओ, एमएच। अगर एमपी की कंपनी होगी तो एमपी लिखा हुआ होगा। नाउ 1973 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है ये। पीएलसी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगर ये प्राइवेट कंपनी है तो यहां लिखा होगा पीटीसी, प्राइवेट कंपनी। और अगर ये पीएलसी है, इट मीन ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इतनी बातें आपको सिन से पता लग सकती है कि कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक, कौन से साल में बनी थी, और कौन से स्टेट में। लास्ट 019786 रजिस्ट्रार का क्या मेंटेन है? रजिस्टर। रजिस्ट्रार के रजिस्टर में ये कौन से नंबर की कंपनी है? दैट इज सीक्वेंस नंबर 019786। आप देख भी लेना, नीचे इस कंपनी का देखो लिखा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर 19,786 19786। नेक्स्ट, फिर क्या लिखा है? कंपनी का नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट क्या लिखा है? कंपनी के ऊपर कौन सा आरओसी लगता है, तो कौन सा आरओसी एप्लीकेबल है? अच्छा, एक बात बताऊं आपको मैं, देखो नीचे जाओगे तो आरडी भी लिखा हुआ है। और देखो क्या, ये बात मैंने कल ही बताई आपको लास्ट लेक्चर में ही। आरओसी भी होगा और मुंबई में कौन सा आरडी एप्लीकेबल होता है? वेस्टर्न रीजन का आरडी। तो वेस्टर्न रीजन का आरडी एप्लीकेबल है इस पर, और आरओसी मुंबई है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 8 मई 1973। ईयर तो हमें ऑलरेडी पता पड़ गया था। नेक्स्ट, कंपनी का ईमेल आईडी, ऑफिशियल ईमेल आईडी। तो यहाँ ऑफिशियल ईमेल आईडी देखो कुछ अलग ही है, savitri.parekh@RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड.com। ये सावित्री पारेख जी रिलायंस की कंपनी सेक्रेटरी हैं। एक फीमेल है, विमेन कंपनी सेक्रेटरी है, इस देश की सबसे बड़ी कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, बहुत पॉपुलर कंपनी सेक्रेटरीज हैं। रजिस्टर्ड एड्रेस, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस समझते हो आप, तो इनके रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस ये है। क्या कंपनी लिस्टेड है? यहां हमें आने की जरूरत ही नहीं थी, उसके पहले नंबर से पता चल गया लिस्टेड है। कंपनी कौन सी है? लिमिटेड बाय शेयर्स। जानते होंगे दो कंपनियां होती है, लिमिटेड बाय शेयर एंड लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड है बाय शेयर्स। और कौन सी कंपनी है? गवर्नमेंट कंपनी है क्या? नहीं, बोले नॉन गवर्नमेंट कंपनी। क्लास पब्लिक या प्राइवेट? पब्लिक। नेक्स्ट आपको भी समझ नहीं आएगा। अब आप आगे आओ, एक्टिव का भी इग्नोर करो। अब आप देखो उसकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है और पेड अप कैपिटल कितनी है। पेड अप कितनी है? 13,532 करोड़ 37,28,980। 13,500 करोड़ रुपए की नेटवर्थ ऑथोराइज पेडअप कैपिटल है, सॉरी 13,532 करोड़ की पेडअप कैपिटल है। ठीक, इतनी इंफॉर्मेशन तो हमने कोई पेमेंट नहीं किया, किसी भी कंपनी के यहां से पता लगा। अच्छा, ये अभी एक ही पार्ट है, अब दूसरा पार्ट इंडेक्स ऑफ चार्जेस। अभी मैं आपको बता भी देना, आपको समझ में नहीं आएगा। आप आई होप चार्ज वर्ड समझते हो क्या? जब भी कंपनी अगर कोई सिक्योर्ड लोन लेगी तो उसे अपनी असेट्स को गिरवी रखना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट में उसे कहते हैं असेट्स पर चार्ज क्रिएट करना। तो ये चार्ज के रजिस्टर में क्या लिखा हुआ जाता है कि इस कंपनी के कौन कौन सी बैंकों से कितने कितने के लोन चल रहे हैं, बदले में कौन कौन सी असेट गिरवी रखी हुई है। यहां अपने आप दिखेगा आपको किसी भी कंपनी के बारे में। अब लास्ट पे आते हैं, यहां से हमें काम है। बताओ ये किसकी डिटेल लिखी हुई है? देखो किसकी डिटेल? डायरेक्टर्स या सिग्नेटरीज। तो देखो इतने सारे डायरेक्टर हैं, यहाँ डायरेक्टर की भी डिटेल होगी,
मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी। आप देखो कंपनी सेक्रेटरी में लिखा होगा सावित्री पारेख। बाकी देखो होल टाइम डायरेक्टर एक तो आपको मिल ही जाएंगे अपने आपके फेवरेट नाम। एमडी का नाम कहाँ है? एमडी, एमडी ये मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश धीरूभाई अंबानी। फिर ये ईशा मुकेश अंबानी, आकाश मुकेश अंबानी, अनंत मुकेश अंबानी। आपके कौन कौन से डायरेक्टर हैं, कब अपॉइंट हुए थे, कब रिटायर कर दिया उन्हें, सारी डिटेल यहां मिलेगी। दिस इज मास्टर डेटा। अच्छा ये क्या है यार? डिन क्या होता है? डिन, कोई भी पर्सन कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता जब तक कि उसके पास डिन नहीं हो, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अरे हर, और मैं आपको एक बात मान जाए यार, हर अथॉरिटी ना, आप एक चीज नोटिस करो इंडिया में, हर अथॉरिटी आपको एक पर्टिकुलर नंबर से जानती है, ना कि नाम से। आपका आईसीआई भी आपको नाम से नहीं जानता, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से जानता है, और एग्जाम में आपको आपके रोल नंबर से जानता है। इनकम टैक्स वाले हमें पैन से जानते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर। वैसे ही एमसीए वाले कंपनी को सिन से जानते हैं, और डायरेक्टर को उनके डिन से जानते हैं। कोई भी व्यक्ति डायरेक्टर नहीं बन सकता जब तक उसके पास पहले डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डिन नहीं हो। बढ़िया क्वेश्चन है सर, डिन कैसे मिलता है अभी? तो कुछ नहीं, फॉर्म भरना पड़ता है DIR-3, उसमें आपको अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ लगाने पड़ते हैं। बस एमसी आपको जानना चाहता है आप कौन हो, और उसके बाद आपको एक 8 नंबर का, 8 डिजिट का डिन अलॉट कर देते हैं। इस देश में जब से सिस्टम आया उसके बाद पहली बार डिन अलॉट हुआ था रतन टाटा को। उनका डिन था 7 टाइम 0, 0 0 0 0 0 0 0 एंड 1। तो फर्स्ट डिन रतन टाटा के पास था, इसलिए उनका डिन ही एक था, 7 0 एंड देन 1। तो 8 डिजिट्स के आपको नंबर दिखेंगे डिन में। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, इनमें से किसी भी डिन पर क्लिक करोगे ना तो एक नई लिस्ट खुल के आ जाएगी। और पता है वो क्या लिस्ट खुल कर आएगी? कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ईशा मुकेश अंबानी के डिन पे, नेटवर्क गए, क्या बोला, अगर मैं ईशा मुकेश अंबानी के डिन पे क्लिक करूं ना तो वो लिस्ट निकल कर आ जाएगी कि ईशा मुकेश अंबानी और कौन कौन सी कंपनी में डायरेक्टर है। इतना तक ट्रेस्ड है पब्लिक डॉक्यूमेंट के नाम पर फ्री में। जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी वी आर मेंटेनिंग। ईशा मुकेश अंबानी के डिन पे क्लिक करोगे ना आप, आपके पास तो मोबाइल में भी खुल जाएगा मास्टर डेटा, उसके डिन पे क्लिक करना, फिर वो 4-5 वो टैब भरवाएगा ना, क्रॉस वो जो भी उसके कैप्चा है वो भरवाएगा, क्लिक करना, लिस्ट निकल कर आ जाएगी ईशा मुकेश अंबानी कितनी और कंपनी में डायरेक्टर्स हैं। इतना कुछ है। वापस से कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ डिटेल, सॉरी गलत वर्ड, कुछ डिटेल तो आपको अपने आप मिल जाएंगी। कहां से? और कुछ डिटेल या डॉक्यूमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट करके चालान पे करना पड़ेगा, पर सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। करेंगे कभी बात, करेंगे इस बारे में बात, समय आने दो। अभी एक साथ सब कुछ समेटना पॉसिबल नहीं है, मैं आपको केवल अभी प्रिपेयर कर रहा हूं कंपनी लॉ के लिए, चीजें कैसी हैं। मेरे बाद भी क्लास है क्या आपकी अभी? नहीं, वो ही डिस्कस कर रहा हूं मैं। हर चीज को लेकर ना कंपनी लॉ में क्लैरिटी है। बढ़िया बात। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक, सर डायरेक्टर की डिटेल मिल गई मुझे मास्टर डेटा से, पर किस चीज की डिटेल नहीं मिली? शेयर होल्डर का कोई टैब नहीं था वहां। सर ऐसा क्यों? शेयर होल्डर की डिटेल अवेलेबल नहीं होगी मास्टर डेटा पे। उसका रीजन बताऊं कि अगर आप कंपनी लॉ के हिसाब से किसी को डायरेक्टर अपॉइंट करते हो या किसी को डायरेक्टरशिप से क्या करते हो, रिमूव, दोनों के लिए आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है एमसीए को, तो इनके प्लेटफॉर्म पर बात पहुंचती है। इसलिए डायरेक्टर की डिटेल मिल गई, शेयर होल्डर की डिटेल नहीं मिल सकती आपको कभी भी, क्योंकि शेयर होल्डर जब चेंज होते हैं, आपने किसी को शेयर बेच दिए, उसने खरीद लिए, जब शेयर होल्डर चेंज होते हैं तब एमसीए को कोई फाइलिंग ही नहीं होती। तो मुझे बताओ ये आपको लिस्ट कैसे दे सकते हैं? सर ये कहां लिखा है कि डायरेक्टर अपॉइंट होगा या रिमूव होगा तो फॉर्म भरेंगे? कंपनी लॉ में पढ़ोगे आप, तरुण सर पढ़ाएंगे, डायरेक्टर अपॉइंट होगा DIR-12 फाइल होगा।
तो एमसी को पता चलेगा डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, अपने आप मास्टर डेटा चेंज हो जाएगा। शेयर होल्डर कितने भी चेंज हो, आरओसी को कोई फाइलिंग ही नहीं होती है। तो अब एक बात बताओ, कल से गरीब ये शेयर होल्डर की डिटेल मेंटेन करने लग गए तो हर दूसरे दिन वो डिटेल गलत साबित होगी या नहीं होगी? बोले तो चेंज हो गए आज में वापस। इसलिए आपको आरओसी के पोर्टल से कभी भी शेयर होल्डर की डिटेल नहीं मिल सकती। अब आपका नेक्स्ट डाउट आना चाहिए रेडीमेड, तो मैं उस कंपनी के साथ डील करने जा रहा हूं, मुझे शेयर होल्डर की डिटेल चाहिए, कैसे मांगू? कुछ मत करो, वो डिटेल किससे मांग लो? कंपनी से, और उनके लेटर हेड पे लिखवा के मंगवा लो कि एज ऑन 31 मार्च 24 या 30 अप्रैल 2025 या 28 मई 2025 को आपके कौन कौन शेयर होल्डर है और कितने कितने उनके पास शेयर है, हमको लिख कर दे दो। कंपनी अमाउंट लिख कर देगी, आपको बताएगी। मतलब हम कंपनी पर डिपेंडेंट हैं फॉर श्योर। एमसीए पर आपको डिटेल नहीं मिलेगी, लेकिन एमसीए पर आपको लास्ट ईयर की शेयर होल्डिंग मिल जाएगी। मतलब जब भी कंपनी, लाइक कंपनी का फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 2025, अब जब भी कंपनी इस साल की एमसीए को फाइलिंग करेगी, जिसको आप कंपनी लॉ में पढ़ोगे किस नाम से? एनुअल फाइलिंग। मैं भी आगे जब बढ़ूंगा तब इस बारे में बताऊंगा। तो कंपनी जब एनुअल फाइलिंग के नाम पर क्या भरेगी? अपना एनुअल रिटर्न। उसमें 31 मार्च 25 की शेयर होल्डर्स की लिस्ट देनी पड़ेगी। और वंस यू सबमिट एनी डॉक्यूमेंट टू द आरओसी, इट बिकम्स पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो आप अभी एमसीए पर जाओ, 100 रुपए दो, उस कंपनी का लास्ट ईयर का एनुअल रिटर्न डाउनलोड करो। उस एनुअल रिटर्न में एक अटैचमेंट लगा हुआ होगा फॉर्म में, शेयर होल्डर्स की लिस्ट, वो डाउनलोड कर लो, आपको 31 मार्च 25 की शेयर होल्डर की लिस्ट में मिल जाएगी। पर क्या ये आज की लिस्ट है? उस बीच में हो सकता है शेयर और ट्रांसफर हो गए हो। तो कंपनी जब जब भी शेयर ट्रांसफर होंगे आपको नहीं बताएगी एमसीए को, क्योंकि ऐसा कोई रूल ही नहीं है। हाँ, हर साल के एंड पर क्या शेयर होल्डिंग है वो जरूर बताई जाती है एनुअल रिटर्न के नाम पर। ऑल राइट, अब एक बात डिस्कस हुई है तो मैं बता देता हूं, आप चाहो तो नोट कर लेना। हर कंपनी को हर साल आरओसी को एनुअली कुछ डॉक्यूमेंट फाइल करना कंपलसरी, उसे हम हमारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एनुअल फाइलिंग। ये वर्ड 100 बार आएगा आपके कंपनी लॉ में, और अलग अलग और भी सब्जेक्ट्स में आएगा। इसका मतलब समझ लो क्या है। हर कंपनी को हर साल अपना ऑडिट जब हो जाए, एजीएम हो जाए, उसके बाद क्या करनी होती है? एनुअल फाइलिंग। इस एनुअल फाइलिंग के नाम पर आपको दो चीजें फाइल करनी होती हैं। एक, आपको फाइल करने होते हैं अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल, बहुत बढ़िया, आपको पता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने होते हैं कि ये रही सर हमारी इस साल का लेखा जोखा। और एक आपको फाइल करना होता है अपना एनुअल रिटर्न। और डिटेल में समझाऊं बहुत आसान सी लैंग्वेज में, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सब यहां चल जाएंगी, और कंपनी में ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी नॉन फाइनेंशियल घटनाएं घटित हुई हैं वो सब यहां चल जाएंगी। इनके भी फॉर्म्स हैं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मेरा वो वाले चैप्टर है नहीं, तरुण सर पढ़ाएंगे, बट आपको बेसिक के लिए मैं इतना सा लिख देता हूं कि दोनों फॉर्म्स भी हैं, एओसी 4 और एमजीटी 7। ये दो फॉर्म है जो आपको हर साल फाइल करने पड़ते हैं। इन्हीं को जॉइंटली क्या कहा जाता है? एनुअल फाइलिंग। और यहीं इस एनुअल रिटर्न के साथ आप क्या अटैच करके भेजोगे? जल्दी बता दो, क्या अटैच करके भेजोगे? आपका लास्ट ईयर का शेयर होल्डिंग 31 मार्च का। नॉन फाइनेंशियल में क्या आता है सर? कंपनी ने क्या पिछली बार लास्ट ईयर में अपना कोई बिजनेस चेंज किया, कोई नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए, कोई पुराना हटा, क्या कंपनी ने अपना नाम चेंज किया, क्या ऑब्जेक्ट चेंज किया, क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई मेमोरेंडम आर्टिकल में ऑल्टरेशन हुए, ये सारी बातें बैलेंस शीट में तो लिखने से रहे। ये सारी बातें कहां जाती हैं? एनुअल रिटर्न में। कंपनी की पिछले साल कितनी बोर्ड मीटिंग हुई, कब कब हुई, ये डिटेल एनुअल रिटर्न में जाती है। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं आज के लिए, इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अभी भी मैंने कंपनीज एक्ट पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है, नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कंपनीज एक्ट, पहला चैप्टर। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।